सो गुड मॉर्निंग गाइस और आपके क्रेक एग्जाम चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में 14 जुलाई की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करने वाले हैं। तो हमारा पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न आपका बुक से ही है कि हाल ही में किसने अ सॉन्ग ऑफ इंडिया नाम की बुक को लिखा है। तो आंसर होगा रस्किन बॉन्ड ने। तो लेखक हैं ये रस्किन बॉन्ड और इन्होंने ही लिखी है ये बुक जिसका नाम है अ सॉन्ग ऑफ इंडिया। तो इस बुक में उन्होंने उनकी खुद की कहानी लिखी है। जब वो 16 साल के थे तो किस तरह से उन्होंने स्ट्रगल किया और वो कैसे एक सक्सेसफुल ऑथर बने। अच्छा, रस्किन बॉन्ड से आपको जरूर कुछ याद आ रहा होगा। अभी कुछ दिन पहले ही इन्होंने एक और बुक लिखी थी और उस बुक के बारे में 2-3 दिन पहले ही मैंने आपको रिवाइज करवाया था, याद आया? देखो, अगर आप में से कोई इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आपको बता दूं, जनवरी से लेके जून तक जितनी भी आपकी बुक्स करंट अफेयर्स में रही है उसका ऑडियो बना करके मैंने अपलोड कर दिया है। टोटल 3 पार्ट्स अपलोड किए हैं और उन तीनों पार्ट्स में हमने सारी बुक्स को कवर कर लिया है। और जब आप उन ऑडियोज को सुनेंगे तो वाकई आपको मजा आ जाएगा, क्योंकि हर क्वेश्चन के साथ मैंने आपको पुरानी बुक्स का रिवीजन करवाया है। तो वो ऑडियो सुनने मात्र से ही आपको मैक्सिमम बुक्स का रिवीजन हो जाएगा। तो जब हमने थर्ड पार्ट पढ़ा था तब मैंने आपको रस्किन बॉन्ड की वो बुक के बारे में बताया था। तो क्या नाम था उस बुक का? होप ऑन माई एडवेंचर्स ऑन बोट्स, ट्रेन्स एंड प्लेन्स। और अब इन्होंने एक और बुक लिखी है जिसका नाम है अ सॉन्ग ऑफ इंडिया। तो ये दोनों आपको याद रखनी है। बाकी तेंजिन गेये टेथोंग की बात करेंगे। अभी 2-3 दिन पहले ही मैंने आपको बताया था इन्होंने दलाई लामा की आत्मकथा लिखी है, बायोग्राफी लिखी है जिसका नाम है हिज हॉलीनेस द 14th दलाई लामा एन इलस्ट्रेटेड बायोग्राफी। बाकी वी कृष्ण स्वामी ने पीवी सिंधु के ऊपर बुक लिखी थी जिसका नाम है शटलिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ पीवी सिंधु। और मोहम्मद अब्दुल मन्नान ने कौन सी बुक लिखी है? बिहाइंड द मास्क कोविड-19। अच्छा, मैं आपको बताना भूल गया, उन ऑडियो रिवीजन का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगा। तो वहां लिंक पे क्लिक करोगे तो डायरेक्ट आप वहां पहुंच जाओगे। अभी हम बढ़ते हैं आगे। फिर है, हाल ही में पोलैंड के राष्ट्रपति कौन बन गए हैं? तो आंसर होगा ऑंद्रेज ड्यूडा। तो वैसे तो अभी तक यही पोलैंड के राष्ट्रपति थे, पर अभी वहां पे फिर से राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव हुए और एक बार फिर से इन्होंने राष्ट्रपति पद का चुनाव जीत लिया और अब एक बार फिर से पोलैंड के राष्ट्रपति बन गए ऑंद्रेज ड्यूडा। बाकी ली सीन लूंग की बात करेंगे। अभी 2 दिन पहले ही मैंने आपको बताया था सिंगापुर के फिर से प्रधानमंत्री बन गए हैं ये। और जीन कैस्टेक फ्रांस के नए प्रधानमंत्री बने थे और माइकल मार्टिन आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री बने थे। अब यहाँ पे बात पोलैंड की है तो ये रहा मैप में पोलैंड। कैपिटल इसकी वॉर्सो है, करेंसी है पॉलिश जुलोटी और प्रेसिडेंट तो यही बन गए ऑंद्रेज ड्यूडा। बढ़ते आगे। फिर 21 वर्ष तक भारतीय रेलवे 100% स्वच्छ ऊर्जा पर चलने वाला विश्व का पहला ग्रीन रेलवे होगा। तो आंसर होगा 2030 तक। ग्रीन रेलवे मतलब सारी की सारी जो हमारी ट्रेन है वो इलेक्ट्रिफाइड हो जाएंगी, इलेक्ट्रिसिटी से चलेंगी। जो अभी डीजल वगैरह से चलती हैं ट्रेनें, तो जहां पर भी अभी डीजल वगैरह का इस्तेमाल होता है ट्रेन को चलाने के लिए तो वो बंद हो जाएगा, सब इलेक्ट्रिफाइड हो जाएगा, पूरी तरह से विद्युतीकृत हो जाएगा 2030 तक। अच्छा, भारतीय रेलवे से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बताता हूँ। अभी एक तो पॉइंट याद रखो कि भारतीय रेलवे ने सबसे लंबी मालगाड़ी चलाई थी जिसका नाम रखा था शेषनाग। इसकी लंबाई थी 2.8 किलोमीटर और ये कहां से कहां चली थी? नागपुर से कोरबा तक चली थी। उसके अलावा अभी डबल कंटेनर स्टेक ट्रेन भी चली थी, पहली बार भारत ने चलाया था इसको, इलेक्ट्रिफाइड थी ये। और ये चलाई गई थी पालमपुर और बोटाड के बीच में जो कि गुजरात में है। उसके अलावा भारतीय रेलवे ने अपना पहला वेस्ट टू एनर्जी प्लांट भी खोला है। कहाँ पे खोला है? भुवनेश्वर में खोला है। अगर आपसे यहाँ पूछा जाए कि ये किस तकनीक पे काम करेगा तो पॉलीक्रैक टेक्निक पे काम करेगा। उसके अलावा पहली श्रमिक स्पेशल ट्रेन ये आपकी चली थी लिंगपल्ली, जो कि आपको मिलेगा तेलंगाना में, लिंगपल्ली से हटिया तक। हटिया आपके झारखंड में है। उसके अलावा एक और पॉइंट याद रखो, सबसे लंबा प्लेटफॉर्म ये कहाँ पे बनाया जा रहा है? ये बन रहा है आपके हुबली स्टेशन पे। ये हुबली स्टेशन आपको कर्नाटक में मिलेगा और इसकी लंबाई कितनी होगी? 1400 मीटर। वैसे वर्तमान में अभी बात करेंगे तो गोरखपुर रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म सबसे लंबा है। उसकी लंबाई कितनी है? 1366 मीटर है। और रेल मंत्री कौन है? हमारे पीयूष गोयल है। और जॉन मथाई स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री थे। बढ़ते हैं आगे। और गाइज, अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज इसे लाइक करते हुए चलना। देखिए आप लोगों ने अभी लाइक किया है या नहीं किया है। नहीं किया है तो अभी इसको लाइक कर दीजिए, लास्ट तक आप लोग भूल जाओगे मैं कह रहा हूँ। और हाँ, इसे शेयर भी जरूर कर देना अपने दोस्तों के साथ में। और अगर आप में से कोई स्टूडेंट इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के बाद में पास में बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आगे के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें, ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस न हो। बेल आइकन को प्रेस करना जरूरी है। चलिए बढ़ते हैं आगे।
फिर है रोको टोको अभियान किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया जाएगा? तो आंसर होगा मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश सरकार शुरू करेगी ये रोको टोको अभियान, और ये अभियान उन लोगों के लिए होगा जो मास्क नहीं पहनते हैं। तो इसमें क्या होगा, सार्वजनिक स्थानों पर जिन लोगों ने मास्क नहीं पहना होगा उन्हें मास्क दिए जाएंगे, और फ्री में नहीं दिए जाएंगे, उस मास्क के बदले उनसे 20 रुपए वसूले जाएंगे। तो ये है रोको टोको अभियान। अच्छा, मास्क से रिलेटेड एक और योजना हमने पढ़ी थी मध्य प्रदेश से ही, जीवन शक्ति योजना। इसमें क्या था, राज्य की महिलाएं घर पर मास्क बनाएंगी, फिर सरकार उन्हें प्रति मास्क 11 रुपए देगी। जीवन शक्ति योजना थी वो। अब बात मध्य प्रदेश की है तो ये रहा मैप में मध्य प्रदेश, कैपिटल इसकी भोपाल है, और आपको याद है भारत का पहला ई वेस्ट क्लिनिक ये आपके भोपाल में ही खुला है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। अच्छा, गवर्नर की बात करेंगे तो वैसे तो गवर्नर लालजी दास टंडन है, लेकिन अभी मध्य प्रदेश के गवर्नर का अतिरिक्त प्रभार एडिशनल चार्जेस दिया गया उत्तर प्रदेश के गवर्नर आनंदीबेन पटेल को, तो ये पॉइंट याद रखना। इसके अलावा अभी हमने पढ़ा था मध्य प्रदेश के रीवा में रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर प्लांट, ये एशिया का सबसे बड़ा सिंगल साइट सोलर एनर्जी परियोजना है, और इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था अभी 10 जुलाई को। कैपेसिटी है इसकी 750 मेगावाट। इसके अलावा अभी मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड ने इंतजार आपका सोशल मीडिया अभियान भी शुरू किया था पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए। उसके अलावा किल कोरोना अभियान भी शुरू किया था, और मध्य प्रदेश की बैतूल जिला पुलिस ने मध्य प्रदेश में जो सुसाइड हो रहे हैं, आत्महत्याएं हो रही है, उनके केसेस को कंट्रोल करने के लिए आस पास योजना शुरू की थी। और मुख्यमंत्री शहरी पथ व्यवसायी उत्थान योजना भी शुरू की गई थी। उसके अलावा श्रम सिद्धि अभियान, बुखार क्लिनिक सेवा भी शुरू हुई थी, दीदी वाहन सेवा भी शुरू हुई थी, रोजगार सेतु योजना भी शुरू हुई थी, एक FIR आपके द्वार योजना भी शुरू हुई थी। उसके अलावा पुलिस कर्मियों को कर्मवीर पदक से सम्मानित किया जाएगा, ऐसा भी घोषणा की थी मध्य प्रदेश सरकार ने। चरण पादुका पहल शुरू हुई थी, मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना शुरू हुई थी। एक और पॉइंट याद रखना कि शिशु मृत्यु दर के मामले में सबसे आगे मध्य प्रदेश ही है। और एक यहाँ पे थैंक्स मॉम वृक्षारोपण अभियान भी शुरू हुआ था, और एवरीबडी विल गेट एम्प्लॉयमेंट योजना भी शुरू हुई थी। एक कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना शुरू हुई थी, जीवन अमृत योजना हो गया, जीवन शक्ति योजना हो गया, और मिड डे मील राशन देने वाला पहला राज्य भी आपका बना था मध्य प्रदेश। तो ये सारे पॉइंट्स मध्य प्रदेश से याद रखना। कुछ नेशनल पार्क्स में आपको बता दूं, जैसे कि बांधवगढ़ नेशनल पार्क, ये रॉयल बंगाल टाइगर्स की बड़ी आबादी के लिए जाना जाता है। ये भारत में सबसे ज्यादा टाइगर्स आपके यहीं पर है मध्य प्रदेश में, ये तो याद होगा ही से आपको। बाकी यहाँ पे आपको कान्हा नेशनल पार्क मिलेगा, वन विहार नेशनल पार्क मिलेगा, संजय नेशनल पार्क मिलेगा, पन्ना नेशनल पार्क हो गया, सतपुड़ा नेशनल पार्क हो गया, एक माधव और पेंच नेशनल पार्क भी आपको यहीं पे मिलेंगे। बढ़ते हैं आगे। फिर है हाल ही में विश्व मलाला दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 12 जुलाई को। तो यूनाइटेड नेशन ने युवा कार्यकर्ता मलाला यूसुफजई के योगदान को सम्मानित करने के लिए 12 जुलाई को विश्व मलाला दिवस के रूप में घोषित किया है। और ये जो दिन है मलाला यूसुफजई के जन्मदिन को ही मनाया जाता है, मतलब इनका जन्मदिन भी होता है 12 जुलाई को। अच्छा, मलाला यूसुफजई से कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताता हूँ, रिवाइज करवाता हूँ आपको। जैसे कि एक इन्होंने बुक लिखी थी जिसका नाम है सबसे पहले तो आई एम मलाला, वो आपको याद रखना है। और सन 2012 में आपको याद होगा इन पे तालिबान ने गोलियां चला दी थी, फिर ये फिर से ठीक हुई और इन्होंने अपना आंदोलन तेज किया लड़कियों को पढ़ाई को लेकर के। तो 2012 की बात है, पाकिस्तान सरकार ने राष्ट्रीय युवा शांति पुरस्कार से सम्मानित किया था इनको। उसके बाद 2014 में जब ये 17 साल की उम्र की थी, शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था इनको। और याद रखना, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली सबसे कम उम्र की व्यक्ति है ये। और पिछले साल ही हम लोगों ने पढ़ा था कि 2019 में यूनाइटेड नेशन ने मलाला को दशक में सबसे प्रसिद्ध किशोरी घोषित किया था। साथ ही इन्हें कनाडा की मानद नागरिकता से भी नवाजा गया, जिसके साथ ही वो कनाडा में हाउस ऑफ कॉमन्स को संबोधित करने वाली सबसे कम उम्र की व्यक्ति बनी थी। और एक्टिविस्ट पर बनी थी एक डॉक्यूमेंट्री जिसका नाम था ही नेम्ड मी मलाला, उसको साल 2015 में ऑस्कर के लिए शॉर्टलिस्ट भी किया गया था। और एक और इन्होंने बुक लिखी थी जिसका नाम था वी आर डिस्प्लेस्ड, जो दुनिया भर में उनके घूमने जहां पर भी वो घूमी है और शरणार्थी शिविरों के बारे में उस बुक में बताया गया है। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो आपको मलाला यूसुफजई से हमने करंट अफेयर्स में पढ़े, मैंने आपको एक साथ बता दिए। और इम्पोर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है तो आज मैं आपको पुराने डेज रिवाइज नहीं करवाऊंगा। वैसे जुलाई में इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट डे हमने अभी तक पढ़े नहीं है, लेकिन जितने भी पढ़े हैं वो आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करने हैं। तो 2 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करिए और देखिए कि आपको वो सारे याद हैं या नहीं है। हम बढ़ते हैं आगे।
फिर है हाल ही में किसने स्टायरिन ग्रैंड प्रिक्स 2020 रेस जीत ली है? तो आंसर होगा लुइस हैमिल्टन ने। लुइस हैमिल्टन ये खुद तो ब्रिटेन से हैं, लेकिन ये किस कंपनी की गाड़ी चलाते हैं? तो ये मर्सिडीज के ड्राइवर हैं और अभी इन्होंने ऑस्ट्रिया में हुई स्टायरिन ग्रैंड प्रिक्स 2020 को जीत लिया है। फर्स्ट पे लुइस हैमिल्टन रहे, सेकंड पे रहे वोल्टेरी बोटास जो खुद तो फिनलैंड से हैं, लेकिन ये भी मर्सिडीज की गाड़ी चलाते हैं, और तीसरे नंबर पे मैक्स वर्स्टपन रहे जो खुद तो बेल्जियम से हैं, लेकिन ये रेड बुल के ड्राइवर हैं। और याद रखना ये इस साल की दूसरी फॉर्मूला 1 रेस थी। अभी कुछ दिन पहले एक हमने पढ़ा था, इसी महीने की बात है, हमने पढ़ा था कि ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 इसको किसने जीता था? वोल्टेरी बोटास ने जीता था। तो वो भी ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर है भारत किस देश में एफडीआई के जरिए निवेश करने वाला दूसरा सबसे बड़ा देश बन गया है या निवेशक बन गया है? तो आंसर होगा ब्रिटेन। तो भारत ब्रिटेन में एफडीआई के जरिए निवेश करने वाला दूसरा सबसे बड़ा निवेशक बन गया है। तो अभी यूके सरकार ने डिपार्टमेंट फॉर इंटरनेशनल ट्रेड के 2019-20 के जारी डेटा के अनुसार बताया है कि भारत ने 120 परियोजनाओं में निवेश किया है और इसी के साथ ये दूसरा सबसे बड़ा निवेशक बन गया है ब्रिटेन में। पहले नंबर पे यूएसए है। यूएसए ने 462 परियोजनाओं में निवेश किया है। अच्छा, एफडीआई मतलब होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अच्छा, एफडीआई से एक प्रश्न मैं आपसे पूछता हूँ, आप मुझे बताओ, भी कुछ दिन पहले ही हमने पढ़ा था, भारत में सबसे ज्यादा एफडीआई कहां से आया है? तो आंसर होगा सिंगापुर से। और इसी से रिलेटेड एक और प्रश्न मैंने आपको बताया था कि 2019 में भारत में 51 अरब डॉलर का एफडीआई आया था और उस एफडीआई के साथ भारत किस स्थान पे रहा था? भारत 9वें स्थान पे रहा था। अच्छा, एक और क्वेश्चन मैं आपको यहाँ से बताता हूँ, मिलता जुलता प्रश्न है। 5 जून 2020 को भारत का जो विदेशी मुद्रा भंडार है यानी कि जो फॉरेक्स रिजर्व है वो पहली बार 500 बिलियन डॉलर के पार पहुंच गया था और सबसे ज्यादा विदेशी मुद्रा भंडार वाले देशों की सूची में भारत 5वें स्थान पे था। तो वो पॉइंट भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर है हाल ही में किसने शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2020 जीता है? तो आंसर होगा केजंग डी थोंगडॉक। तो अरुणाचल प्रदेश के फिल्म निर्माता हैं ये केजंग डी थोंगडॉक और अभी इन्हीं को इनकी शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री जिसका नाम है ची लूपो, इसके लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया है 2020 का। और ये जो इनकी शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री है ची लूपो, ये हनी हंटिंग यानी कि मधुमक्खी छत्तों से शहद इकट्ठा करने के काम पर बनाई गई है। तो इनका नाम आपको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बाकी सिद्धार्थ वरदराजन अभी हमने पढ़ा था, भारतीय पत्रकार हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड मिला था इनको। कृतिका पांडे की बात करेंगे, एशिया रीजन के लिए कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज जीता था इन्होंने। और जावेद अख्तर रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय बने थे ये। बढ़ते आगे। फिर अभी हाल ही में किसे प्रतिष्ठित CIIITC सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा एनटीपीसी को। तो अभी एनटीपीसी जो कि एक महारत्न कंपनी है, इसने प्रतिष्ठित CIIITC सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2019 जीता है। तो एनटीपीसी को कॉर्पोरेट एक्सीलेंस कैटेगरी यानी कि कॉर्पोरेट उत्कृष्टता श्रेणी के अंतर्गत ये अवार्ड मिला है। एनटीपीसी मतलब क्या होता है? नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। इसके सीएमडी हैं गुरदीप सिंह। अच्छा, मैंने अभी आपको क्या बोला था? एनटीपीसी एक महारत्न कंपनी है। मुख्य रूप से 3 कैटेगरी में हमने डिवाइड किया है कंपनीज को, मिनी रत्न कंपनी, नवरत्न कंपनी, महारत्न कंपनी। आप सिंपल सा अभी याद रख लो कि कौन कौन सी कितनी है। तो महारत्न कंपनियां हैं 10, नवरत्न कंपनी है 14 और मिनी रत्न कंपनी है 74। अच्छा, ये जो IOC लिख रहा है यहाँ पे इसका मतलब क्या हो गया? वैसे तो इंडियन ऑयल कंपनी आपको समझ में आ रहा होगा इसका मतलब है, लेकिन मैं इसको ऐसे भी तो पढ़ सकता, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि अभी ये न्यूज में थी। 2020 का EU ग्रीन बिल्डिंग लीडरशिप अवार्ड जीता था इसने, तो वो भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर हाल ही में किस संस्था ने देश भर के स्कूली बच्चों के लिए ATL ऐप डेवलपमेंट मॉड्यूल शुरू किया है? तो आंसर होगा नीति आयोग ने। तो अभी नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन ने देश भर के स्कूली बच्चों के लिए ये ATL ऐप डेवलपमेंट मॉड्यूल लॉन्च किया है। ये मॉड्यूल एक ऑनलाइन कोर्स है जो कि पूरी तरह से मुफ्त है। इसमें स्टूडेंट्स अलग अलग भारतीय भाषाओं में मोबाइल एप्लीकेशन को बनाना सीख सकते हैं और अपने टैलेंट को शो कर सकते हैं अच्छी और यूजफुल एप्लीकेशन बना करके। बाकी नीति आयोग में नीति मतलब होता है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जिसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई। इसके अध्यक्ष कौन है? जो प्रधानमंत्री होते हैं वो इसके अध्यक्ष होते हैं, यानी कि प्रधानमंत्री मोदी जी वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं। उपाध्यक्ष इसके राजीव कुमार है और इसके CEO हैं अमिताभ कांत। बढ़ते हैं आगे।
फिर है हाल ही में 4000 रन बनाने और 150 विकेट लेने वाले दूसरे सबसे तेज ऑलराउंडर कौन बन गए हैं? तो आंसर होगा बेन स्टोक्स। तो इंग्लैंड के वर्तमान कैप्टन हैं ये बेन स्टोक्स और अभी ये टेस्ट मैचों में 4000 रन और 150 विकेट लेने वाले दूसरे सबसे तेज ऑलराउंडर बन गए हैं। अच्छा, मैं क्या बोल रहा हूँ, दूसरे सबसे तेज ऑलराउंडर बन गए हैं। तो पहले नंबर पे कौन है? वेस्ट इंडीज के गैरी सोबर्स, ये पहले स्थान पर हैं और गैरी सोबर्स ने 63 टेस्ट मैचों में ये उपलब्धि हासिल की है और बेन स्टोक्स ने 64 टेस्ट मैचेस खेलने के बाद। अच्छा, बेन स्टोक्स से कुछ आपको याद आता होगा। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने आईसीसी ने 2019 के लिए साल का बेस्ट क्रिकेटर घोषित किया था इनको, और जो इनको ट्रॉफी दी थी बेस्ट क्रिकेटर के लिए, उस ट्रॉफी को क्या बोलते हैं? सर गैरी सोबर्स ट्रॉफी बोलते हैं। और मुथैया मुरलीधरन से कुछ याद आ रहा है क्या? अभी विजडन ने श्रीलंका के मुथैया मुरलीधरन को 21st सेंचुरी का मोस्ट वैल्यूएबल खिलाड़ी घोषित किया था और उसके बाद यानी कि दूसरे नंबर पे थे रविंद्र जडेजा। तो ये भी आपको याद होंगी चीजें, इनको याद रखना, बढ़ते आगे। फिर है हुरुन रिसर्च के अनुसार दुनिया के अरबपतियों की सूची में मुकेश अंबानी को क्या स्थान दिया गया? तो मुकेश अंबानी रहे 5वें स्थान पे। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के प्रमुख हैं ये मुकेश अंबानी और हुरुन रिसर्च के अनुसार दुनिया के 5वें सबसे अमीर आदमी बन गए हैं ये। आपको याद होगा पिछले महीने ये 8वें स्थान पर थे, लेकिन अब ये 5वें स्थान पे आ गए हैं। दुनिया के 5वें सबसे अमीर व्यक्ति, वॉरेन बफेट को पीछे छोड़ दिया इन्होंने। और अब ये टेस्ला के जो एलोन मस्क हैं और माइक्रोसॉफ्ट के पूर्व सीईओ स्टीव बॉलमर, इनके साथ 5वीं रैंक शेयर कर रहे हैं ये। और पहले नंबर पे तो आप जानते ही हो अमेजन के संस्थापक जेफ बेजोस हैं। तो अब बात करेंगे कल की वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा गया था कि दलाई लामा की आत्मकथा किसने लिखी है? तो सही उत्तर था तेनजिन गेये तेथोंग ने। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और गाइस प्लीज जाने से पहले एक बार चेक कर लीजिएगा आपने इस वीडियो को लाइक तो कर दिया है ना? अगर लाइक करना भूल गए हैं तो प्लीज एक बार इसे लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना मत भूलिएगा। तो गाइस इन सभी क्वेश्चंस का क्विज बना करके मैंने एप्लीकेशन पे अपलोड कर दिया है। तो अगर आपने वीडियो बिल्कुल ध्यान से देख लिया है तो वहां जाइए और इन सभी क्वेश्चंस का आप प्रैक्टिस लगा लीजिए, ताकि ये सारे क्वेश्चंस आपको अच्छी तरीके से याद हो जाए। और जो नए स्टूडेंट इसे पहली बार देख रहे हैं, आपको बता दूं कि क्विज में अब रैंकिंग फीचर भी ऐड हो चुका है। तो अगर आप कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन राइट करते हो तो आपका नाम आपके फोटो के साथ टॉप 10 स्टूडेंट्स में आपको दिखाई देगा। आपको ही नहीं, जितने भी लोग क्विज लगाएंगे उन सबको दिखाई देगा कुछ इस तरीके से, ताकि आपको भी एक अंदर से मोटिवेशन मिल सके कि आपको भी यहां तक पहुंचना है, ताकि सब लोग आपको टॉप 10 में देख सकें। और वैसे भी आप तो आपके इन करंट अफेयर्स का रिवीजन करवाने के लिए मैं इसका ऑडियो भी तैयार कर रहा हूं। तो दिन में 4 से 5 मिनट निकाल करके वो आप ऑडियो सुन लीजिए, ताकि आपका इन करंट अफेयर्स का फिर से रिवीजन हो जाए। क्योंकि आपको पता है चीजों को पढ़ना इंपॉर्टेंट है, लेकिन समय समय पर उनका रिवीजन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। रिवीजन नहीं करोगे तो वो सारी चीजें आप भूल जाओगे। तो आप ही के लिए मैं इसका रिवीजन ऑडियो तैयार कर रहा हूँ। तो उस ऑडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां जाकर के आप मुझे फॉलो कर लीजिए। और फॉलो करने के बाद में पास में जो बेल आइकन आएगा आप उसे जरूर दबा लेना, ताकि जब भी मैं ऑडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और एप्लीकेशन अगर अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किए तो उसका लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा। वहीं पे आपको क्विज, वीडियो, पीडीएफ सब मिल जाएंगे। तो इस प्रश्न का उत्तर आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करिए। चलिए अब मिलते हैं करंट अफेयर्स के रिवीजन वीडियो में। थैंक यू गाइस।